कर दिए हैं। टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल में सत्ता में है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन और राज्य सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बीजेपी को लगने लगा है कि उसके लिए इस बार सत्ता में वापस आने की संभावना कहीं ज्यादा है। पश्चिम बंगाल के चुनावी अभियान की कमान बीजेपी की ओर से खुद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। और बीजेपी की तैयारियां क्या हैं पश्चिम बंगाल के प्लान को लेकर? 45 से करीब स्थानीय यूनिट्स बनाए गए, जिसकी कमान 294 नेताओं के पास होगी। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और मंत्रियों को भी इन तमाम संख्या में शामिल किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावों तक, जिनकी उम्मीद अप्रैल और मई 2021 के बीच की है, तब तक हर महीने पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। बूथ स्तर, पंचायत, विधानसभा और जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की टीमें बनाई गई हैं, जो लगातार वोटर्स के संपर्क में रहेंगी। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरह बंगाल में भी एक बूथ 10 यूथ की प्लानिंग कर ली गई है। बंगाल के 5 सेक्टर के लिए केंद्रीय नेताओं की टीम बनाई गई, जो जेपी नड्डा को रिपोर्ट करेगी। अरुण धंता और हमारे साथ रजत राकेश टंडन भी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, एक बड़ी कोशिश है पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी की, जिस तरह से बीजेपी को लगने लगा है कि इस बार वो कुछ कर सकती है। बिल्कुल राजीव, और उसकी शुरुआत जो है वो 2019 के लोकसभा चुनावों से हो गई थी, जहां पर बीजेपी को 18 सीटें मिली थी 42 में से। और उसके बाद से अभी पिछले दिनों में हम सब ने देखा कि किस तरह से अमित शाह और जेपी नड्डा और बाकी जो अन्य नेता थे वो वेस्ट बंगाल में थे, और उन्होंने ग्राउंड सिचुएशन को असेस किया और उसके बाद उन्होंने समझा कि वेस्ट बंगाल के किले को अगर भेदना है तो उसके लिए उन्हें ग्रास रूट से काम शुरू करना होगा। और वही कारण है कि उसके लिए आपने देखा कि करीब देश भर से 294 बीजेपी के जो नेता हैं, जिसमें मंत्री भी, बड़े मंत्री भी शामिल होंगे, वो अपना डेरा डालेंगे वेस्ट बंगाल में। और साथ ही साथ जो है वो जिम्मेदारी दी गई है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो 45 जो इलाके होंगे उसको एक नेता हेड करेगा। और कहीं ना कहीं एक चीज बिल्कुल साफ है कि जो वेस्ट बंगाल में जो टीएमसी का वोटर है उसको किस तरह से तोड़ना है, किस तरह से उसको डिफ्लेक्ट करना है, वो बड़ी चुनौती है। और उसके लिए स्ट्रेटेजी जो है वो बीजेपी बना रही है। साथ ही साथ हमने देखा कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उनकी भी 120 दिनों की जो प्रवासी कार्यक्रम है वो भी शुरू होने वाला है, जिसमें वो देश भर में जाएंगे, वहां पे रुकेंगे। तो ऐसे में जब वेस्ट बंगाल के चुनाव 2021 में आने वाले हैं और बीजेपी को लग रहा है कि अगर उनको वहां पर कुछ करना है तो जमीनी स्तर से जो है वो काम करने की जरूरत है। और उसके लिए बड़े नेताओं का, अन्य नेताओं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बीजेपी कमजोर है अगर उनके लोकल लीडर देखा जाए तो। जी, इसीलिए बीजेपी इतनी कोशिश में लगी हुई है। रजत राकेश टंडन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तापस सेन गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। रजत राकेश टंडन, सीधे मैं रजत के पास जाऊंगा। रजत, आप क्योंकि कांग्रेस भी कवर करते हैं, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस को लेकर एक ये हो गया है कि कांग्रेस हमेशा एक ध्रुव रहा करती थी तमाम चुनावों में, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी एसपी हो जाती है, बिहार आते हैं तो बीजेपी और आरजेडी हो जाती है, अब पश्चिम बंगाल आए तो यहां भी बीजेपी और टीएमसी। तो एक सवाल ये कि क्या ये बीजेपी की एग्रेसिव जो इस वक्त स्ट्रेटेजी है बंगाल चुनाव को लेकर, क्या वो समीकरणों के लिहाज से बीजेपी को कुछ देगी इन चुनावों में? और दूसरी बात, कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल राजीव, आपने 2 सवाल पूछा। पहला, बीजेपी को क्या मिलेगा? लोकसभा में आप देखिए बीजेपी को अच्छी सीट्स मिली, एग्रेसिव कैंपेन किया बीजेपी ने, खासतौर से अमित शाह ने खुद रुके वहां पर। अभी भी खबर आई है कि जेपी नड्डा और अमित शाह महीने में 1 से 2 बार जाएंगे, वहां लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और लगातार आप देखिए बीजेपी मेहनत कर रही है बीजेपी बंगाल के अंदर। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस वहां प्राइम अपोजिशन अब नहीं रह गई है, और ना ही लेफ्ट पार्टी जिसने इतने साल बंगाल पर राज किया, लाल सलाम चला, लेफ्ट भी कहीं नहीं है, कांग्रेस भी कहीं नहीं है। सीधा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी का है। कांग्रेस ने एक नया अध्यक्ष चुना है, जो लोकसभा में लीडर है कांग्रेस के, अधीर रंजन चौधरी, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया है, वही पार्टी कमान संभाले। और ज्यादातर उम्मीद यही है कि कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ चुनाव लड़ेंगे, जिसका सीधा नुकसान टीएमसी को होगा और फायदा बीजेपी को होगा। तो क्या बिहार चुनाव के बाद एक सबक होगा अपोजिशन पार्टीज के लिए कि टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस एक बोर्ड पर आए? क्योंकि हमने देखा कैसे
बिहार में राजीव उपेंद्र कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी पप्पू यादव ओवैसी अलग चुनाव लड़े और उसका सीधा खामियाजा बहुत बेहतर पॉइंट आपने उठाया रजत, बहुत बेहतर पॉइंट उठाया है कि अगर लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो बीजेपी की एग्रेसिव स्ट्रेटेजी फिलहाल की, और दूसरा इनका साथ आना बीजेपी को ही फायदा पहुंचा जाएगा। तापस जुड़ गए हमारे साथ। तापस, ममता दीदी परिवर्तन के चलते बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं, क्या इस बार परिवर्तन ममता दीदी के राज पर आपको दिख रहा है, जिस तरह से बीजेपी एग्रेसिवली अब स्ट्रेटेजी अपनी बना रही है? हर मीटिंग में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग हो या पब्लिक रैलीज हो, वो हर बार ये बात दोहरा रही है कि आप लोग चिंता मत करो, हम दोबारा आएंगे, अगली बार मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगी। ये कुछ दिनों पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में अफसरों को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा था कि ये मत समझना कि तृणमूल सरकार चली जा रही है, अगली बार हम आएंगे, दोबारा वापिस आएंगे। आज बांकुड़ा में वो पब्लिक रैली की, वहां भी ये आश्वासन आम लोगों को और अपने कार्यकर्ताओं को दी कि अगली जो सरकार होगी वो तृणमूल की ही सरकार होगी। तो ये बार बार इस चीज को दोहराना कहीं ना कहीं अप्रिहेंशन दर्शाता है। तो दूसरी ओर बीजेपी 2019 में 18 सीट जीतने के बाद जो जिस तरह से पश्चिम बंगाल पर पॉलिटिक्स पर वो टूट पड़ा है, उसको देखते हुए एकदम नजारा साफ है। और अमित शाह और जेपी नड्डा वो हर महीने आएंगे, जैसा रजत कह रहे थे, और अगले 2 हफ्ते में अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों इकट्ठा आने वाले हैं उत्तरी बंगाल में, जहां पर वो कई सारे रैलीज करेंगे। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स जो नाखुश अपनी पार्टी से, वो वहां पर जाकर देखना होगा तापस बंगाल किस परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ता है आने वाले चुनाव में। लेकिन फिलहाल कम से कम बीजेपी एग्रेसिवली अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर आगे बढ़ चुकी है। बहुत शुक्रिया रजत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अरुण धंता आपका और तापस आपका। वक्त फिलहाल